हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी 6 सेम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट 4 के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और ये टॉपिक को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इस नाम से जानते हैं रिजिड रोटेटर मॉडल ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में मिनिमम 6 मार्क्स में और मैक्सिमम 8 मार्क्स की कैटेगरी में ही पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में कैसे पूछा गया है जनरली, देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड शो दैट रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। एक तो इस फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी फॉर्म, जिस फॉर्म में ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, वो होता है एक्सप्लेन द क्वांटाइजेशन ऑफ रोटेशनल एनर्जीज ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो ये दो फॉर्म्स हैं जो पिछले 5 इयर्स में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन जो है जिस फॉर्म में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा को डिस्कस करने के लिए हम एग्जांपल लेंगे सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का, जो कि होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल। देखिए स्टूडेंट, डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो दो डिफरेंट एटम से मिलाके बनता है। देखिए स्टूडेंट्स, एटम्स यहां पर डिफरेंट होने चाहिए। आप H2N2 मॉलिक्यूल नहीं ले सकते, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल दो H एटम से मिलाके बना है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सेम एटम से मिलाके बनेंगे, उनके अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होगा। सिर्फ हमने वही मॉलिक्यूल्स कंसीडर करने हैं जिनके अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट हो, जैसे कि HCl। HCl सबसे अच्छा एग्जांपल है डायटोमिक मॉलिक्यूल का। तो स्टूडेंट्स, हम एक डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। ये है हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल जो दो एटम से मिलाके बना है। पहले एटम का मास m1 है, दूसरे एटम का मास m2 है। हम ये शो करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है ये सिर्फ रोटेशनल मोशन कर रहा है, इन एटम्स के अंदर कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। तो यहां पर हमें सिर्फ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ रोटेशन करेगा ये मॉलिक्यूल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास होगी। तो हम ये मान के चलेंगे कि इसके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है। तो उसके लिए हमें ये अज्यूम करना होगा कि ये दोनों एटम जो हैं एक वेटलेस रिजिड रॉड से अटैच्ड हैं। ये दोनों एटम्स एक वेटलेस रिजिड रॉड से अटैच हैं। वो वेटलेस रिजिड रॉड जिसकी लेंथ R है, ये शो कर रखी है हमने। और इसी वेटलेस रिजिड रॉड के ऊपर इन दोनों एटम्स का सेंटर ऑफ मास जो है वो लाई करेगा। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इसी रिजिड रॉड के ऊपर लाई करेगा। हम मान लेते हैं ये पॉइंट जो है इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को डिनोट कर रहा है, और इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक एक्सिस के अबाउट ये मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो स्टूडेंट्स, हम एक एक्सिस पास करवा देते हैं इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से। ये है वो एक्सिस, और ये जो सिस्टम है जो दो एटम से मिला के बना है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये बोलना चाहिए विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो स्टूडेंट्स, पहले एटम के सेंटर का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास CM से, वो R1 है, और दूसरे एटम के जो सेंटर का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, वो R2 है। तो ये लाइन जो है आप इसके सेंटर से सेंटर ऑफ मास तक आप बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके सेंटर के से लेके जाएंगे आप। इसी तरह से ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं R2। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो R की वैल्यू है वो R1 प्लस R2 के बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स, हम रोटेशनल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी फाइंड करेंगे, और ये भी देखेंगे उस एक्सप्रेशन से जो रोटेशनल एनर्जी का निकल के आएगा। ये जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के, वो क्वांटाइज्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप स्टार्टिंग में इसकी थ्योरी में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एंड बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि आपने इस टॉपिक की थ्योरी में क्या लिख के आना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक की थ्योरी। कंसिडर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 joined together by a weightless rigid rod of length R। तो स्टूडेंट्स, हमने एक डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिया। डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो दो एटम से मिलाके बनता है। पहला एटम ये है, दूसरा एटम ये है। पहले एटम का मास m1 है, दूसरे एटम का मास m2 है, और ये दोनों एटम्स को हमने ज्वाइन किया हुआ है एक वेटलेस रिजिड रॉड से।
ताकि ये मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी वाइब्रेट ना करें। और इसी मॉडल को बोला जाता है रिजिड रोटेटर मॉडल ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। और जो वेटलेस रिजिड रॉड ली है हमने, उसका जो लेंथ है वो हमने स्मॉल r ली है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम लाइज एट द पॉइंट ऑन द रोड। तो स्टूडेंट जो सेंटर ऑफ मास है इस पूरे सिस्टम का वो इस वेटलेस रॉड के ऊपर कहीं ना कहीं होगा। हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का इस रॉड के ऊपर इस पॉइंट पर है, जिसको हमने cm से डिनोट किया है, मीन सेंटर ऑफ मास। लेट r1 एंड r2 बी द डिस्टेंस ऑफ एटम्स फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सो वी हैव, तो हमने मान लिया कि पहले एटम का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से वो r1 है, दूसरे एटम का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से वो r2 है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो r की वैल्यू होगी वो r1 प्लस r2 के बराबर होगी। तो आप लिखेंगे सो वी हैव r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम फाइंड करेंगे इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम फर्स्ट इक्वेशन निकाल चुके थे जो कि निकल के आई थी r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब आप आगे क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई सिस्टम दो पार्टिकल से मिला के बना है, जैसे हमारा गिवन सिस्टम है डायटोमिक मॉलिक्यूल वाला जो कि दो एटम से मिला के बना है, तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होगा पहले एटम से जो r1 है, अगर हम r1 का m1 के साथ प्रोडक्ट करें और जो सेंटर ऑफ मास से दूसरे एटम का जो डिस्टेंस है r2, अगर हम r2 को m2 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो बराबर होते हैं। ये सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन होती है। आप ये कह सकते हैं कि जब ये मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा तो हमारे पास m1 r1 विल बी इक्वल टू m2 r2। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे डेरिवेशन करते समय। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 r1 पहले एटम का मास और पहले एटम का जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास है उसका प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू दूसरे एटम का मास मल्टीप्लाई दूसरे एटम का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो बराबर होगा। तो यहाँ से r1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आ जाएगी m2 r2 बाय m1, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो r1 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो आगे देखते हैं क्या होगा। यूजिंग 2 in 1 वी गेट r इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने r1 की वैल्यू पुट कर दी ये वाली, m2 r2 बाय m1 प्लस r2 हमारा ऐसे देगा ये वाला। यहाँ से हमने r2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा हमारे पास m2 बाय m1, r2 बाहर चला गया, ये वाला r2 बाहर चला गया, यहाँ 1 बचेगा। जब हम इस ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो m1 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा m2 प्लस m1, m1 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर m1 आ जाएगा। तो r की वैल्यू आ जाएगी m2 प्लस m1 बाय m1 इंटू r2। तो हमें r2 की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ r। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो ब्रैकेट है ये वाली जगह उधर जाके उल्टी हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगा इस ब्रैकेट का। तो हमारे पास r2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी m1 यहाँ चला जाएगा ऊपर और m2 प्लस m1 जो है वो नीचे आ जाएगा। m2 प्लस m1 को हम m1 प्लस m2 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो r2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू r, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। जैसे हमने r2 की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ r, यहाँ से r1 की वैल्यू निकाल के, उसी तरह से अगर आप यहाँ से r2 की वैल्यू निकालते जो कि निकल जाती है m1 r1 बाय m2 और r2 की वैल्यू यहाँ पुट करते तो आपको r1 की वैल्यू मिल जाती इन टर्म्स ऑफ r। तो उस केस में आपने निकाल के नहीं दिखाना, इसी रिजल्ट को देख के ही आपने r2 की जैसे ही r1 को लिखना है। तो नीचे तो सेम रहेगा m1 प्लस m2, यहाँ भी सेम रहेगा r, यहाँ पर m1 आ रहा था, बस जब आप r1 निकालेंगे तो यहाँ पर m2 आएगा। तो आपने सिमिलरली करके लिख देना है, इसको आपने प्रूफ करके नहीं दिखाना। r2 आपने दिखा दिया कैसे आया, सिमिलरली करके आपने r1 लिख देना है, m1 की जगह m2 आ जाएगा और नीचे सेम रहेगा m1 प्लस m2, यहाँ पर इंटू r रहेगा। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। तो स्टूडेंट्स थर्ड और फोर्थ इक्वेशन भी आ चुके हैं हमारे पास। r2 और r1 की वैल्यूज हमने मासेस ऑफ एटम्स m1 m2 एंड r के टर्म्स में जो है वो निकाल ली है। देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरा सिस्टम जो है ये दोनों एटम्स से जो मिला के बना है, ये एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट कर रहा है। तो स्टूडेंट जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो उसका कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। उसी तरह से इस पूरे सिस्टम का कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो कि बराबर होगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एटम। तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I1 मान लेते हैं, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I2 मान लेते हैं। तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा I1 प्लस I2। तो आप लिखेंगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ऑफ द होल सिस्टम इज गिवन बाय I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 पहले एटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस एक्सिस और I2 जो है इस एटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। देखिए स्टूडेंट्स, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है m है।
तो m इंटू आर स्क्वायर जब आप करते हैं तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। ये बेसिक फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो पहले एटम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m1 एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि है r1। तो i1 की जगह आप लिखेंगे m1 r1 स्क्वायर, जो कि पहले एटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट, और i2 की जगह आप लिखेंगे m2 r2 स्क्वायर, जो कि इस एटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि इसका मास m2 था और जो इस एटम का जो डिस्टेंस था परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो r2 था। तो I की वैल्यू आ गई, जो कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिस्टम का है, इस पूरे डायटोमिक मॉलिक्यूल का है, वो आ गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन आ गई है। तो स्टूडेंट्स r1 r2 की वैल्यूज निकल चुकी है। थर्ड और फोर्थ में वो हम यहाँ पुट करेंगे और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, और इस सबको देखेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस निकाली थी। वो इक्वेशंस क्या क्या थी? एक तो हमने R2 की वैल्यू निकाली थी, जो कि थी m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू r, ये थर्ड इक्वेशन थी। इसी तरह से हमने R1 की वैल्यू निकाली थी m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू r, ये फोर्थ इक्वेशन थी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था इस पूरे सिस्टम का, जो कि निकल के आया था I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन थी। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, R1 R2 की वैल्यू थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से उठा के यहाँ पुट करेंगे। तो आप लाइन लिखेंगे यूजिंग 3 एंड 4 इन 5। सो I विल बी इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स m1 ऐसे ही रहेगा। R1 की वैल्यू क्या है? R1 की वैल्यू ये है, R1 की वैल्यू है m2r डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m2r डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर आप स्क्वायर भी लगाएंगे, प्लस आगे है आपका m2, यहाँ पर आप r2 की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि थर्ड इक्वेशन में लिखी हुई है m1r डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1r डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर आप स्क्वायर भी लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। I इज इक्वल टू m1 m2 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, प्लस अब है हमारे पास m2, m1 के ऊपर स्क्वायर है तो m1 स्क्वायर, r के ऊपर स्क्वायर है तो r स्क्वायर, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम सेम आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2 का स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं ऊपर न्यूमरेटर में से, तो कॉमन जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है m1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर है m1 का, और m2 कॉमन आ रहा है, m1 m2 और साथ में r स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर m2 का स्क्वायर था, एक m2 बाहर चला गया तो एक m2 बचेगा, यहाँ पर m1 का स्क्वायर था, एक m1 बाहर चला गया, यहाँ पर m1 बचेगा, तो ये हमारे कट जाएगा इससे। m1 प्लस m2, नीचे m1 प्लस m2 का स्क्वायर है तो एक पावर कट जाएगी, तो हमारे पास बचेगा I इज इक्वल टू m1 m2, नीचे बचेगा m1 प्लस m2 और साथ में बचेगा r स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ब्रैकेट में, इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को मींस जो हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल था, जो दो एटम से मिला के बना था, इस पूरे डायटोमिक मॉलिक्यूल को, इस दो एटम से मिला के बने हुए सिस्टम को हम एक सिंगल सिस्टम मान सकते हैं, जिसका मास इतना होगा, इतना m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको बोलते हैं हम रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ये बहुत जगह यूज होता है। अगर हमारे पास दो पार्टिकल से मिला के बना सिस्टम है तो उस सिस्टम को हम एक पार्टिकल की तरह मान सकते हैं जिसका मास इतना होगा, इसको हम रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। तो I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, ये सिक्स्थ इक्वेशन होगी, इसको हमने म्यू माना है, वेयर म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। तो पूरे सिस्टम का जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया है वो है I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद की जो डेरिवेशन है और जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स कैसे आएंगे और रोटेशनल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आएगा वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर चुके थे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, जो कि निकल के आया था I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन है। देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिस्टम जो है वो रोटेशनल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो इस सिस्टम के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I पे डिपेंड करती है और साथ के साथ इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पर भी डिपेंड करती है। तो आइए देखते हैं आप आगे क्या लिखेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय E इज इक्वल टू, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम E से डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पर डिपेंड करती है। तो ये सेवंथ इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इस पूरे सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस एक्सिस के अबाउट
और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस पूरे सिस्टम का, इस एक्सिस का अबाउट, उनमें क्या रिलेशन होता है, मींस एल और आई में क्या रिलेशन होता है, एल इज एंगुलर मोमेंटम एंड आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो रिलेशन होता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। बहुत ही फेमस रिलेशन है ये एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। सो ओमेगा विल बी इक्वल टू एल अपॉन आई, ये 8th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ओमेगा की जो वैल्यू है एल अपॉन आई वो हमें यहाँ पुट करनी है। तो आप लाइन लिखेंगे यूजिंग 8 in 7। सो आपको E इज इक्वल टू मिल जाएगा हाफ आई। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह हम एल अपॉन आई पुट कर रहे हैं, एल अपॉन आई पुट कर दिया तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा एल स्क्वायर डिवाइड बाय आई स्क्वायर। सो E विल बी इक्वल टू हाफ आई एल स्क्वायर बाय आई स्क्वायर। तो I से I कट जाएगा तो E की वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर बाय 2I। ये हमारी 9th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स L जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसकी वैल्यू जो है हम क्वांटम मैकेनिकली फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इस बुक के यूनिट 2 एंड यूनिट 3 में पढ़ा है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एक एटम के लिए जो मैग्नीट्यूड होता है एंगुलर मोमेंटम का, उसको हम ऐसे लिखते हैं L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L प्लस 1 इंटू एच कट। यहाँ पर एच कट जो है वो h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है और L जो है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है। यहाँ पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, 2 एटम्स से बना हुआ सिस्टम है। तो यहाँ पर L की जगह यहाँ पर आपको कुछ और लिखना पड़ेगा, कोई और क्वांटम नंबर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो हम L की जगह ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की जगह हम कोई और क्वांटम नंबर यूज करेंगे और वो क्वांटम नंबर होगा रोटेशनल क्वांटम नंबर, जो कि इस टॉपिक के अंदर J से डिनोट किया जाएगा। तो आप लाइन लिखेंगे क्वांटम मैकेनिकली द एंगुलर मोमेंटम L ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ J प्लस 1 एच कट। ये हमारी 10th इक्वेशन है, जहां पर J को बोला जाता है वेयर J इज रोटेशनल क्वांटम नंबर। J को हम रोटेशनल क्वांटम नंबर बोलते हैं और J की जो है इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती हैं इंक्लूडिंग 0, और J की जो वैल्यूज होंगी वो होंगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स 10th इक्वेशन में हमारे पास L की वैल्यू आई है। अब हम इस L की वैल्यू को यहां यूज करेंगे 9th इक्वेशन में और फाइनल एक्सप्रेशन निकालेंगे रोटेशनल एनर्जी ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, और साथ के साथ हम ड्रॉ करेंगे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, और ये सब कुछ देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम 2 इंपॉर्टेंट इक्वेशन ड्राइव कर चुके थे जो कि निकल के आई थी E इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 2I, ये हमारी 9th इक्वेशन थी, और एक निकल के आई थी L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ J प्लस 1 एच कट। यहाँ पर J जो है वो रोटेशनल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है। तो स्टूडेंट्स अब L की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो आप लाइन लिखेंगे यूजिंग 10 in 9। सो E विल बी इक्वल टू, ये हमारी L की वैल्यू है स्क्वायर रूट J प्लस 1 एच कट, ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगाएंगे और नीचे 2I है, तो स्क्वायर से हमारा ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा J प्लस 1 एच कट के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर एच कट स्क्वायर आएगा और नीचे आप पर 2I लिखेंगे। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं I क्या था हमारा म्यू आर स्क्वायर, तो आप I की जगह म्यू आर स्क्वायर पुट कर देंगे। तो फाइनल वैल्यू जो आ चुकी है हमारे पास E की वो आई है J इंटू J प्लस 1 एच कट स्क्वायर 2 म्यू आर स्क्वायर। क्योंकि ये वैल्यू E की वैल्यू जो आई है वो J की टर्म्स में आई है, तो आप यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में J आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमने J लिख दिया। तो स्टूडेंट्स अब हम J के डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रोटेशनल एनर्जीज निकालेंगे। अगर हमारा J इक्वल टू 0 होगा, अगर हम यहाँ पर J की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो E0 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। अगर आप यहाँ J को 0 पुट करेंगे तो सारी टर्म 0 हो जाएगी। फॉर J इक्वल टू 1, अगर आप यहाँ पर J की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 एच कट स्क्वायर बाय 2 म्यू आर स्क्वायर, ये E1 की वैल्यू आ जाएगी J की जगह 1 पुट करके। फॉर J इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 6 एच कट स्क्वायर बाय 2 म्यू आर स्क्वायर, ये E2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से जब आप J की वैल्यू 3 पुट करेंगे यहाँ पर तो E3 की वैल्यू आपको मिलेगी 12 एच कट स्क्वायर 2 म्यू आर स्क्वायर। अब इन्हीं एनर्जी लेवल्स को हमें वहां पर ड्रॉ करना है, आइए हम ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारा पहला एनर्जी लेवल फॉर J इज इक्वल टू 0, और J इक्वल टू 0 के लिए जो एनर्जी होगी रोटेशन एनर्जी लेवल की वो 0 होगी। तो नेक्स्ट J इक्वल टू 1 के लिए E1 की वैल्यू जो आई है वो आई है 2 एच कट स्क्वायर बाय 2 म्यू आर स्क्वायर। तो आप यहाँ बनाएंगे थोड़ा ऊपर, और ये J इक्वल टू 1 के लिए है E1 की वैल्यू 2 एच कट स्क्वायर बाय 2 म्यू आर स्क्वायर। इसी तरह से E2 की वैल्यू है 6 एच कट स्क्वायर बाय 2 म्यू आर स्क्वायर, ये थोड़ा और ऊपर बनाएंगे आप यहाँ पर। ये J इक्वल टू 2 के लिए है और E2 की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो आई है 6 एच कट स्क्वायर बाय 2 म्यू आर स्क्वायर। इसी तरह से J इक्वल टू 3 के लिए थोड़ा और ऊपर बनाएंगे आप, गैप बढ़ता जाएगा इनका। E3 की जो वैल्यू है वो आएगी 12 एच कट स्क्वायर बाय
2μr²। तो जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ती जा रही है 0 1 2 3 वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है और सेपरेशन जो है इनका बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 0 के बाद सीधा 2 है, 2 के बाद सीधा 6 है, 6 के बाद सीधा 12 है। 2 और 0 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है, 2 और 6 के बीच में कोई नंबर नहीं है, कोई एनर्जी लेवल नहीं है, 6 और 12 के बीच में भी कोई एनर्जी लेवल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं जो रोटेशन एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं और इनके बीच का जो सेपरेशन रहता है वो सेम नहीं होता। तो यहां से प्रूव होता है कि रोटेशन एनर्जी लेवल्स होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, खासकर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, वो डिस्क्रीट होते हैं और उनकी एनर्जीज की वैल्यूज डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं और उनके बीच का सेपरेशन जो है वो भी सेम नहीं होता। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा की, जो कि हमें देखने को मिलेगा जब एक मॉलिक्यूल ट्रांजिशन करेगा इन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में, उस सब की थ्योरी और रोटेशनल स्पेक्ट्रा को कैसा देखने को मिलेगा, क्या आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो लाइंस मिलेंगे आपको क्या वो इक्विडिस्टेंट होंगी या नहीं होंगी, ये सब कुछ हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया था फॉर रोटेशनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल और साथ के साथ हमने रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी जो है वो भी ड्रॉ किए थे और हमने देखा था जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यूज भी बढ़ती जा रही थी और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी बढ़ता चला जा रहा था। और स्टूडेंट्स हमने डिफरेंट रोटेशन एनर्जी लेवल्स की जो है एनर्जीज भी हमने फाइंड की थी, जे की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे पुट करके एनर्जी वाले एक्सप्रेशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा की। देखिए स्टूडेंट्स रोटेशनल स्पेक्ट्रा कब अराइज होता है, जब कोई मॉलिक्यूल इन अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन करता है। अब जो ट्रांजिशन है वो दो प्रकार से हो सकती है। कोई मॉलिक्यूल जो है हायर लेवल से लोअर लेवल में भी ट्रांजिशन कर सकता है जिसको हम एमिशन रोटेशनल स्पेक्ट्रा बोलते हैं, और कोई मॉलिक्यूल जो है लोअर लेवल से हायर लेवल में भी ट्रांजिशन कर सकता है। जब मॉलिक्यूल हायर लेवल से लोअर लेवल में ट्रांजिशन करेगा तो एक फोटोन एमिट होगा जिसकी एनर्जी h होगी, और इसका ऑपोजिट केस में जब कोई मॉलिक्यूल लोअर लेवल से हायर लेवल में ट्रांजिशन करेगा तो वो एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी जो है h होगी, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी जो है h होती है। एक्चुअल प्रैक्टिस में इन रियल सिचुएशंस में जो हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है वो एब्जॉर्प्शन के केस में देखने को मिलता है, जब कोई मॉलिक्यूल लोअर लेवल से हायर लेवल में ट्रांजिशन करता है बाय एब्जॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ एनर्जी h। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन क्या है, फिर साथ के साथ हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है एमिटेड स्पेक्ट्रल लाइन की। तो अब हेडिंग बनाएंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा अराइजेस ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो ये है स्टूडेंट्स किसी भी मॉलिक्यूल के अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। जब कोई मॉलिक्यूल इन अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन करेगा तब हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो देखने को मिलेगा। अब हम हेडिंग बनाएंगे सिलेक्शन रूल। जो यहाँ पर ट्रांजिशन होंगी अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल में वो कुछ रूल्स फॉलो करते हुए होंगी। वो रूल क्या है उसी को हम सिलेक्शन रूल बोलते हैं। आइए देखते हैं आप इसमें क्या लिखेंगे और सिलेक्शन रूल क्या होगा। For a given molecule, only those transitions are possible between allowed rotation energy levels for which delta J is equal to plus minus 1। तो मॉलिक्यूल्स के लिए सिर्फ वही ट्रांजिशंस अलाउड होंगी इन अलाउड रोटेशन एनर्जी लेवल्स में जिसके लिए जो J की वैल्यू में चेंज आएगा या तो वो +1 से चेंज आए या फिर वो -1 से चेंज आए। मींस J की वैल्यू में जो चेंज आना चाहिए वो +1 या -1 से ही आना चाहिए। आइए हम देखते हैं कैसे। तो स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल फोर्थ रोटेशनल एनर्जी लेवल में है, तो वो कौन से लेवल में ट्रांजिशन कर सकता है, फोर्थ एनर्जी लेवल से वो थर्ड रोटेशन एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन कर सकता है, क्योंकि 4 - 3 होता है 1। जब ये ट्रांजिशन होगी तो जो J की वैल्यू में चेंज आएगा वो +1 से चेंज आएगा, तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। इसी प्रकार से अगर कोई मॉलिक्यूल यहां पर प्रेजेंट है तो वो 3 से 2 में ट्रांजिशन कर सकता है, क्योंकि अगेन यहां पर जो J की वैल्यू में चेंज आएगा वो 1 से आएगा। इसी प्रकार से ये वाली ट्रांजिशन भी पॉसिबल होगी, क्योंकि J की वैल्यू में इस केस में भी 1 से चेंज आएगा, 2 - 1 1। और ये वाली ट्रांजिशन भी पॉसिबल होगी, क्योंकि इस केस में भी जो ट्रांजिशन J की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो 1 - 0 1 से चेंज आएगा। क्या J की वैल्यू 4 से J की वैल्यू 2 में ट्रांजिशन हो सकती है? क्या ये वाली ट्रांजिशन पॉसिबल है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि अगर आप ये ट्रांजिशन करते हैं इसका मतलब J की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, 4 - 2 से चेंज आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये अलाउड नहीं है। तो ये वाली ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगी, सिर्फ वही ट्रांजिशन अलाउड होगी जिसके लिए J की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो +1 से आएगा। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी ट्रांजिशंस होंगी जिनके लिए J की वैल्यू में -1 से चेंज आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है लोअर एनर्जी स्टेट में, तो वो 0 से
कौन से लेवल में ट्रांजिशन कर सकता है ताकि जे की वैल्यू में -1 से चेंज आए। तो 0 में से हम क्या माइनस करें कि -1 मिले हमें। हम 0 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो हमें -1 मिलता है। तो ये वाली ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये वाली ट्रांजिशन पॉसिबल है क्योंकि 0 -1 -1 होता है। तो स्टूडेंट दूसरी ट्रांजिशन कौन सी पॉसिबल है, 1 से 2 वाली, क्योंकि 1 - 2 -1 होता है। तो ये वाली ट्रांजिशन भी पॉसिबल होगी। तो स्टूडेंट्स और कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है -1 के लिए, 2 - 3 -1 होता है। और कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है 3 से 4 वाली, क्योंकि 3 - 4 -1 होता है। क्या 0 से आप 2 पे ट्रांजिशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से अगर आप 2 में ट्रांजिशन करते हैं, अगर ये वाली ट्रांजिशन आप करते हैं तो उसका मतलब ये है कि जे की वैल्यू में 0 - 2 से चेंज आ रहा है, जो कि अलाउड नहीं है। तो सिर्फ यही ट्रांजिशंस अलाउड होंगी जिनके लिए जे की वैल्यू में या तो +1 से चेंज आएगा या जे की वैल्यू में -1 से चेंज आएगा। जनरली हमें ये वाला केस देखने को नहीं मिलता कि जब मॉलिक्यूल हायर लेवल से लोअर लेवल में ट्रांजिशन करता है। जनरली जो हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है जब मॉलिक्यूल लोअर लेवल से हायर लेवल में ट्रांजिशन करता है बाय अब्सॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ एनर्जी hν। तो स्टूडेंट्स ये वाली ट्रांजिशन हम नहीं शो करेंगे, हम सिर्फ वही वाली ट्रांजिशन शो करेंगे जो कि लोअर लेवल से हायर लेवल में होगी, और उस केस में जो जे की वैल्यू में चेंज आएगा वो -1 से आएगा। तो आइए देखते हैं आप आगे क्या लिखेंगे। Selection rule. For a given molecule, only those transitions are possible between allowed rotation energy levels for which delta J equal to +-1। तो सिर्फ वही ट्रांजिशंस अलाउड होंगी रोटेशन एनर्जी लेवल्स में मॉलिक्यूल्स के लिए जिनके लिए J की वैल्यू में जो चेंज आएगा, जिसको हम डेल्टा J से डिनोट करेंगे, वो या तो +1 से आए या फिर -1 से आए। इस केस में जो ट्रांजिशंस हो रही हैं, ये जो मैंने ट्रांजिशन शो की हैं, इस केस में J की वैल्यू में -1 से चेंज आ रहा है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा जनरली इसी केस में देखने को मिलता है। वैसे जो मैंने J इक्वल टू +1 वाली ट्रांजिशन शो की थी वो भी पॉसिबल है, वो ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है, पर जनरल केस में हम सिर्फ इसी चीज की बात करते हैं जब मॉलिक्यूल लोअर लेवल से हायर लेवल में जो है ट्रांजिशन करता है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आगे क्या लिखेंगे। Frequency of spectral line in practical situation the rotational spectra is always obtained in absorption। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो वो अब्जॉर्प्शन प्रोसेस में ही ऑब्टेन होता है। अगर मॉलिक्यूल नीचे लोअर लेवल में है तो अगर उसे ऊपर लेवल में जाना है, हायर लेवल में जाना है, हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल में जाना है, तो उसे बाहर से एक फोटोन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, फोटोन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और वो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, hν होगी। जब यहाँ बैठा हुआ मॉलिक्यूल, लोअर लेवल में बैठा हुआ मॉलिक्यूल hν फोटोन एमिट करेगा तो वो यहां से यहां ट्रांजिशन कर लेगा, बट जो हमारा जो फोटोन की एनर्जी है वो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए। हायर लेवल की एनर्जी माइनस लोअर लेवल की एनर्जी के बराबर इस फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए, तभी मॉलिक्यूल जो है वो यहां से यहां ट्रांजिशन कर पाएगा। आइए देखते हैं क्या लिखेंगे आगे। When a molecule makes transition from initial state of quantum number J to next highest state of quantum number J+1। जो स्टूडेंट्स हमारा जो मॉलिक्यूल है वो लोअर लेवल से ट्रांजिशन करेगा हायर रोटेशन एनर्जी लेवल में, और लोअर लेवल का अगर हम क्वांटम नंबर J मानते हैं तो हायर लेवल का क्वांटम नंबर उससे 1 ज्यादा होगा। तो अगर J है तो यहाँ J+1 होगा, जैसे कि यहाँ J इक्वल टू 0 था तो यहाँ पर J इक्वल टू 1 था, दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस था। ये जो लेवल का क्वांटम नंबर था वो इससे 1 ज्यादा था। तो अगर इसका लोअर लेवल का क्वांटम नंबर J होगा तो ऊपर वाले का J+1 होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, और साथ के साथ हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम लोअर स्टेट जिसका क्वांटम नंबर J है टू हायर स्टेट जिसका क्वांटम नंबर J+1 है। तो स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि जो लोअर स्टेट है जिसका क्वांटम नंबर J है उसकी एनर्जी है EJ, और जो हायर स्टेट है जिसका क्वांटम नंबर J+1 है उसकी एनर्जी है EJ+1। आइए देखते हैं अब इसमें आगे क्या लिख के आएंगे। Let EJ+1 is equal to energy of higher state with quantum number J+1। तो EJ+1 उस हायर स्टेट की एनर्जी है जिसका क्वांटम नंबर J+1 है, एंड EJ is equal to energy of lower state with quantum number J। तो स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं जो EJ है वो है हमारी लोअर स्टेट की एनर्जी जिसका क्वांटम नंबर J है। मैं आपको एग्जांपल लेके यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए ये दो हमारे लेवल्स हैं, ये हायर स्टेट है हमारी जिसका क्वांटम नंबर J+1 है, और ये है हमारी लोअर स्टेट से क्वांटम नंबर J है, और इनकी जो एनर्जीज हैं, लोअर स्टेट की एनर्जी है EJ और हायर स्टेट की एनर्जी है EJ+1। तो मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पर है। तो अगर आप इसको इस मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करवानी है तो बाहर से आपको एक फोटोन देना पड़ेगा जिसकी एनर्जी hν होगी, और वो hν किसके बराबर होगा, इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होगा। तो ये मॉलिक्यूल जो है ये ऊपर चला जाएगा, हायर स्टेट में चला जाएगा। मींस hν जो है यहाँ पर इन दोनों
लेवल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा, मींस एच न्यू विल बी इक्वल टू ई जे प्लस वन माइनस ई जे। तो आप यही यहाँ पर शो करेंगे। सो एच न्यू इज इक्वल टू ई जे प्लस वन माइनस ई जे। अब स्टूडेंट्स ई जे प्लस वन एंड ई जे हम कैसे निकालेंगे? लास्ट सेक्शंस में हमने ई जे की वैल्यू निकाली थी, जो कि थी एक्सप्रेशन फॉर रोटेशन एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, जो कि निकल के आया था लास्ट सेक्शन में, अगर आपको याद हो तो जे प्लस वन एच कट स्क्वायर बाय 2 म्यू आर स्क्वायर। तो ई जे की वैल्यू तो आपको पता है। तो ई जे प्लस वन कैसे निकालेंगे? जहां जहां जे लिखा हुआ है, अगर वहां पर आप जे प्लस वन लिख देंगे तो आपको ई जे प्लस वन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर जे लिखा है तो यहाँ पर जे प्लस वन लिख दीजिए, यहाँ लिखा है जे तो यहाँ पर जे प्लस वन लिख दीजिए, तो यहाँ जे लिखा है तो जे को रिप्लेस करके जे प्लस वन लिख दीजिए। तो स्टूडेंट्स आपको ई जे प्लस वन की वैल्यू मिल जाएगी। तो आगे क्या लिखेंगे? एच न्यू इज इक्वल टू जो एनर्जी फोटोन की होगी, जो फोटोन ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ दीज टू स्टेट्स, हायर स्टेट माइनस लोअर स्टेट एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ई जे प्लस वन हम कैसे निकालेंगे? यहां पर जे की जगह जे प्लस वन रखो, तो जे प्लस वन आ गया। इस जे की जगह जे प्लस वन रखो, तो जे प्लस वन और एक प्लस वन साथ में है, तो प्लस वन आ गया, साथ में एच कट स्क्वायर है, नीचे 2 पाई आर स्क्वायर है, माइनस ई जे की वैल्यू रखो। ई जे की वैल्यू एज इट इज आपको उठा के रख देनी है, ये वाली जे प्लस वन एच कट स्क्वायर बाय 2 म्यू आर स्क्वायर। यहाँ से कॉमन लीजिए, कॉमन आ रहा है हमारे पास जे प्लस वन कॉमन आ रहा है और एच कट स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और नीचे से 2 म्यू आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आपने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? जे प्लस टू, जे प्लस वन बन जाएगा जे प्लस टू, माइनस जे यहाँ बचेगा, बाकी सारी टर्म जो है वो कॉमन आ चुकी हैं। तो स्टूडेंट जे से जे कैंसिल कर दीजिए और इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दीजिए, तो आपको मिलेगा जे प्लस वन एच कट स्क्वायर बाय म्यू आर स्क्वायर, और इस एच को नीचे भेज दीजिए डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमें न्यू की वैल्यू निकालनी है। तो न्यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी जे प्लस वन एच कट स्क्वायर बाय म्यू आर स्क्वायर एच। तो ये आ गया हमारे पास। आप जानते हैं एच कट क्या होता है? एच कट होता है एच अपॉन 2 पाई। तो एच कट की जगह जब आप एच अपॉन 2 पाई रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे एच अपॉन 2 पाई का, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, जे प्लस वन और उसके बाद एक एच से एक एच काट देते हैं, एक एच बचेगा ऊपर, और साथ में हमारे पास यहाँ पर 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 हमारा कट चुका था, ये 2 गलती से लिखा गया था। तो 4 का 4 ऐसे आएगा, पाई स्क्वायर ऐसे आएगा, साथ में यहाँ पर पाई स्क्वायर है और साथ में यहाँ पर आर स्क्वायर है और साथ में यहाँ पर हमारा म्यू है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कांस्टेंट टर्म है जिसको हम न्यू नॉट बोलते हैं। तो न्यू की वैल्यू आ गई जे प्लस वन न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट को हमने पुट किया है एच अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर म्यू नॉट। तो ये हमारी न्यू नॉट की वैल्यू है। तो लास्ट सेक्शन में हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस की बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, और साथ के साथ रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। दैट विल बी लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने उस फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का एक्सप्रेशन निकाल लिया था जब एक मॉलिक्यूल ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल जिसका क्वांटम नंबर जे होगा टू हायर एनर्जी लेवल जिसका क्वांटम नंबर जे प्लस वन होगा। तो वो फॉर्मूला हमारे पास आया था न्यू इज इक्वल टू जे प्लस वन न्यू नॉट यहाँ पर कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये जो ट्रांजिशन हो रही थी ये फ्रीक्वेंसी कब आई थी? जब कोई मॉलिक्यूल जे लेवल से जे प्लस वन लेवल में ट्रांजिशन कर रहा था। तो अब हमें डिफरेंट ट्रांजिशंस के लिए फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पर जे की जगह 0 पुट करो, फॉर जे इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा आपको? जे की जगह 0 पुट कर दो, एरो 0 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर जे की जगह 0 पुट कर दो, तो 1 इंटू न्यू नॉट कितना आ जाएगा? न्यू नॉट। तो जब ट्रांजिशन होगी मॉलिक्यूल की जे इक्वल टू 0 से जे इक्वल टू 1 में, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइन एमिट होगी उस केस में, जो स्पेक्ट्रल लाइन एब्जॉर्ब होगी उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी उस स्पेक्ट्रल लाइन की वो होगा न्यू नॉट। तो आपको यहाँ पर एक स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई देगी जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी न्यू नॉट। अब देखते हैं कि जब मॉलिक्यूल ट्रांजिशन करेगा 1 से 2 में, लोअर लेवल 1 से हायर लेवल 2 में, तो कितनी फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं। जे इक्वल टू आप 1 पुट कीजिए, तो इस केस में क्या मिलेगा? ये आपको फर्स्ट केस हो गया, ये आपका सेकंड केस चल रहा है, ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जे की वैल्यू 1 लिख दीजिए, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे 1 पुट कर दिए, 1 प्लस 1 2 इंटू न्यू नॉट। तो जब मॉलिक्यूल ट्रांजिशन करेगा लोअर लेवल जे इक्वल टू 1 से हायर लेवल जे इक्वल टू 2 में, जो आपको स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलेगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 न्यू नॉट होगी। इसी तरह से थर्ड केस में जे की वैल्यू हम ले लेते हैं 2। तो उस केस में यहाँ पर जे की वैल्यू 2, एरो 2 प्लस 1 3 गिव्स यू 2 प्लस 1 3 न्यू नॉट। तो इस केस में आपको जो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी स्पेक्ट्रल लाइन की इस केस के लिए, इस ट्रांजिशन के लिए, वो मिलेगी 3 न्यू नॉट। सिमिलरली एक और दिखा देते हैं लास्ट में, फोर्थ। तो जे इक्वल टू 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 4 में हो रहा है।
तो इस केस में आपको यहाँ पर 1 न्यू नॉट, 2 न्यू नॉट, 3 न्यू नॉट, फिर आपको मिलेगा 4 न्यू नॉट। तो इस केस में जो ट्रांजिशन होगी ये वाली, इस केस में आपको जो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी स्पेक्ट्रल लाइन की वो होगी 4 न्यू नॉट। तो स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसीज में जो गैप आ रहा है वो सेम आ रहा है हमारे केस में। अगर आप 2 न्यू नॉट में से न्यू नॉट माइनस करते हैं तब भी आपको न्यू नॉट मिल रहा है, 3 न्यू नॉट में से 2 न्यू नॉट माइनस करते हैं तब भी आपको न्यू नॉट देखने को मिल रहा है। जब आप 4 न्यू नॉट में से 3 न्यू नॉट माइनस करने को कर रहे हैं तब भी आपको न्यू नॉट ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स लास्ट में हम कंक्लूजन लिख के इसका एंड करेंगे इस टॉपिक का। तो कंक्लूजन क्या देखने को मिल रहा है आपको, आइए देखते हैं। 10 रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, जिसको हम रिजिड रोटेटर भी बोलते हैं, और रिजिड रोटेटर कंसिस्ट ऑफ इक्वली स्पेस लाइन। तो जो आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है डायटोमिक मॉलिक्यूल का, जिसको हम रिजिड रोटेटर मान के चलते हैं, क्योंकि उसमें 2 एटम जो हैं वो एक रिजिड रॉड से अटैच किए थे हमने, और उसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशनल मोशन नहीं था, सिर्फ रोटेशनल मोशन था। तो उस केस में आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रम में इक्वली स्पेस जो है वो लाइंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि इनके फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शो दैट रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल और रिजिड रोटेटर कंसिस्ट ऑफ इक्वली स्पेस लाइन। तो आपको यहाँ तक पूरा डेरिवेशन जो है वो करके आना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा ये, मिनिमम 6 मार्क्स का, मैक्सिमम 8 मार्क्स का ही पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स बाकी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है इस यूनिट के, उन सबके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में वो वीडियोस बनाए गए हैं आपके लिए। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।